नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश जेपीटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी और खास खबरों पर। संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सबलगढ़। संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सबलगढ़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज दिनांक 5/2/26 को माननीय श्री अजय कुमार चौहान, द्वितीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सबलगढ़ की अध्यक्षता में संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सबलगढ़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पॉक्सो एक्ट एक विशेष धारा है, धारा 21। इसमें किसी बच्चे के साथ हुए यौन अपराध के संबंध में आम नागरिकों के जवाबदेह बनाया गया है। सामान्यतः जब कोई अपराध होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये इसका व्यक्तिगत मामला है, हम इसमें क्यों पड़े। लेकिन इस एक्ट ने हमारी इस चुप्पी को तोड़ने के लिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है। अब हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। धारा 21 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी के सामने किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई यौन अपराध किया जाता है तो उसको संबंधित थाने में इसकी सूचना देने का वैधानिक दायित्व है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बालक के साथ अपराध होने की सूचना थाने में देता है और थाना प्रभारी ऐसी सूचना को दर्ज नहीं करता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है, तो ऐसा थाना प्रभारी भी 6 माह तक के कारावास से दंडित होगा। इस मामले में ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि आम लोग जो है अपराध की जानकारी थाने तक नहीं देते थे और यदि कोई जाता भी था तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। तो ये अति संवेदनशील कानून है। इसमें आम नागरिक का और पुलिस के दायित्व को और अधिक कठोर किया गया है। तो आज हम बच्चे के प्रति किसी अपराध को छुपा नहीं सकते। यदि हमने छुपाने का प्रयास किया या जानकारी नहीं दी तो हम और आप सभी उस अपराध में भागीदार माने जाएंगे और हमारी जिम्मेदारी कानून के द्वारा निर्धारित कर दी गई। हम किसी बच्चे के साथ हुए अपराध के संबंध में इसलिए भी चुप नहीं रह सकते क्योंकि यदि हम चुप रहेंगे तो बच्चा डरेगा, बच्चा चुप रहेगा, उसकी चुप्पी और अधिक घातक हो जाएगी और ऐसी चुप्पी अपराध और अपराधी का मनोबल बढ़ाएगी और समाज में अपराधों में वृद्धि होगी। एक न्यायाधीश के रूप में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जब अदालत के सामने किसी बच्चे के यौन अपराध का मामला आता है तब न्यायालय इस बात पर विचार नहीं करता है कि समाज क्या कहेगा, बच्चे के परिवार वाले क्या कहेंगे, बच्चे के रिश्तेदार क्या कहेंगे। न्यायालय सिर्फ इस बात पर विचार करता है कि क्या उस बच्चे के साथ कोई गलत काम हुआ है, कोई यौन अपराध हुआ है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। क्योंकि बच्चे की प्रति, अपराध के प्रति ही हमारी संवेदनशीलता है और हमारा मुख्य कार्य ही बच्चों को सुरक्षित करना है। पॉक्सो एक्ट के मामले में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। लेकिन जहां तक बच्चों की सुरक्षा का संबंध है, इसी के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित ना किया जाए, किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार के गंभीर आरोप ना लगाए जाए। तो ये कानून एक अति संवेदनशील कानून है, इसका उपयोग भी उतनी ही गंभीरता से हम लोगों को करना होगा। जहां बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, वहीं किसी ऐसे व्यक्ति को भी अधिकारों को हमको संतुलन बनाना होगा जिसके प्रति गलत आरोप लगा दिए गए हैं। न्यायालय इस कार्य को करने के लिए बड़ी गहराई से तथ्यों की एवं साक्ष्यों की छानबीन करती है। मौखिक साक्ष्य लेते हैं हम,
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आता है, मेडिकल टेस्ट भी होते हैं और अन्य जो कानून है उसके अध्ययन के बाद ही बड़ी गंभीरता से बच्चों के मामले में न्यायालय निर्णय देते हैं। आज आप यहाँ सब बैठे हैं, सब विद्यार्थी हैं, कल कोई डॉक्टर होंगे, कोई शिक्षक होंगे, कुछ वकील होंगे, कुछ न्यायाधीश होंगे, समाज में जाकर के अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आप सब यदि जागरूक होंगे तो एक सशक्त समाज का निर्माण करेंगे। तो इसीलिए कानूनों के मामले में, अपने अधिकारों के मामले में हमारा जागरूक होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जितने हम जागरूक होंगे उतने ही, जितने हम सशक्त होंगे उतने ही सशक्त राष्ट्र का हम निर्माण कर पाएंगे। प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के अपराध का उत्पन्न कहां से होता है। इस प्रकार के अपराध प्रारंभ में हंसी मजाक से, अश्लील सामग्रियों से, ऑनलाइन चैटिंग से, गलत स्पर्श से प्रारंभ होते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी बताना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के साथ, किसी बच्चे के साथ इस प्रकार का कोई अपराध हो जाता है तो हम लोग उसको हेय दृष्टि से देखने लगते हैं, उसको जो है उसको ही दोष देने लगते हैं। लेकिन ये मानसिकता बहुत गलत है। पीड़ित अपराधी नहीं है, हमें उसके प्रति और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। यदि हमारे किसी साथी के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध हो गया है तो उसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। अगर उसके प्रति हमने गलत दृष्टि अपनाई तो उसका मनोबल गिरेगा और अपराधी का हौसला बढ़ेगा। तो हमें उसके मन हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उसको सपोर्ट देना है, उसकी आवाज बनना है, उसे न्याय दिलाने में सहायक बनना है। मेन चीजें अफवाहें भी बच्चों के प्रति अपराध में वृद्धि करती है। अफवाहों से भी हम लोगों को बच के रहना है। आजकल सोशल मीडिया पे गलत जानकारियां प्रसारित की जाती हैं। जब तक ऐसी जानकारियों के बारे में आप निश्चित नहीं हो जाते तब तक उसे फॉरवर्ड ना करें। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। किसी साथी का कोई गलत एआई के माध्यम से कोई वीडियो आ गया, कोई फोटो आ गया है तो उसको प्रसारित ना करें। आईटी एक्ट के अंतर्गत ये भी एक अपराध है। अश्लील सामग्रियों को एक दूसरे के सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित ना करें। इसके लिए भी हम लोगों को बड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। पॉक्सो एक्ट का आशय सिर्फ अपराधियों को दंडित देना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दंडित देना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि बच्चों को सुरक्षा देना ही इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। इस एक्ट का यह एक्ट तभी सार्थक होगा जब बच्चा समाज में डर के बिना बोलेगा। हम लोग किसी के प्रति गलत हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में या संबंधित अधिकारी के समक्ष करेंगे। हम सब अपने आप को ऐसे कानूनों के प्रति जागरूक करेंगे और जागरूक होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पॉक्सो एक्ट एक मात्र दंडात्मक कानून नहीं है, यह हमारे सामाजिक दायित्व का दर्पण है। कानून का उद्देश्य केवल अपराधी को दंड देना नहीं होता, बल्कि समाज को यह संदेश देना भी होता है कि बच्चों की गरिमा के साथ कानून कोई समझौता नहीं करेगा। यदि हम अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं कर पाए तो हम उनका भविष्य असुरक्षित कर रहे हैं। हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि यदि किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई यौन अपराध होता है तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम उसके प्रति संवेदनशील होंगे, हम ऐसे बच्चों की आवाज बनेंगे।
दुर्भाग्य की बात है कि भारत का इतना गौरवशाली अतीत रहा है कि यहाँ इसी को क्यों कहा जाता था, देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि क्यों कहा जाता है? देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की मनुस्मृति में भी लिखा है, यत्र नारेस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। प्राचीन समय से ही यहाँ नारियों को देवी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ नारी को हम एक और देवी के रूप में पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, लेकिन स्थिति समाज में बड़ी विचित्र है कि सबसे ज्यादा यौन अपराध महिलाओं के प्रति होते हैं। नदियों की स्थिति भी उसी प्रकार से अस्वच्छ कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को आज अपने आप को जागरूक करने की आवश्यकता है और वहीं अपना गौरवशाली जो हमारा अतीत है उसको याद करना है और उससे सीखना है। किसी समाज ने कितनी उन्नति की है, कितनी प्रगति की है, सिर्फ बड़े बड़े महल बनाने से, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से उपलब्धि नहीं है। वहां का साहित्य कितना सशक्त है ये भी उपलब्धि है, और किसी समाज का साहित्य कितना अधिक सशक्त है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समाज में महिलाओं का दर्जा क्या है, महिलाओं का सम्मान किस प्रकार से होता है। तो इसलिए हमको महिलाओं के प्रति और अपनी बच्चियों के प्रति अति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और हमारा जो गौरवशाली अतीत है मनुस्मृति के समय से कि स्त्री को दुर्गा का, लक्ष्मी का, देवी का रूप दिया गया है, जिसके कारण इस धरा को, इस भारत को देवभूमि भी कहा गया है। तो इस गौरवशाली परंपरा को हमको बनाए रखना है और अपने भविष्य और अपने देश की को गौरव बढ़ाना। ये समय ऐसा है, ये एक ऐसी है कि इस एज में स्वाभाविक रूप से अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन आप छात्र हैं, देश का भविष्य हैं, तो ये उम्र आपको अपने कैरियर को बनाने की उम्र है। इसीलिए आप सभी का जो मुख्य फोकस है अपने कैरियर पे, अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आपको पढ़ाई का अवसर मिला है, तो इस अवसर का सदुपयोग कीजिए और अपना और अपने परिवार वालों का सपना है उसको साकार कीजिए। आज की कड़ी मेहनत आपके अपने सपनों को और आपके परिवार के सपनों को साकार करने के लिए, तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं, अपने लक्ष्य को स्थायी करें, लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुट जाएं, क्योंकि ये समय फिर जीवन में दोबारा नहीं आने वाला। कमियां सबके पास होती हैं, संसाधनों की कमी होती है, लेकिन हम संसाधनों की कमी के कारण अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हो सकते। एक कहावत है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की कार्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो अभावों में रहकर समस्याओं से जुड़ते हुए अगर जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तब उसकी मिठास एक विशेष रहेगी। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद।